1964 के बाद आज पहली बार जब भारत के प्रधानमंत्री ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया और संबोधित किया तो वो शब्द, वो भाषा, वो वाक्य सेकुलर थे और सीधे थे। देश को साथ लेकर चलने वाले थे, देश को जोड़ने का पाठ पढ़ाने वाले थे। एएमयू से उठने वाली देश विरोधी आवाजों को देशभक्ति का रास्ता दिखाने वाले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम कहां और किस परिवार में पैदा हुए, किस मजहब में पले, इससे बड़ा है उसकी आकांक्षाएं देश से कैसे जुड़ी है, यह उससे बड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी बात कही है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब बात राष्ट्र निर्माण की हो, जब बात देश की हो, तो उसे दरकिनार कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में एएमयू के उन गिने चुने लोगों को साफ संदेश दे दिया जो वक्त वक्त पर मोदी विरोध के कारण देश विरोधी बातें करने लगते हैं। प्रधानमंत्री की बातें बहुत स्पष्ट थी, बहुत साफ थी। छात्रों के नाम पर राजनीति करने वालों को उन्होंने कहा कि सियासत सोसाइटी का अहम हिस्सा है, सियासत समाज का एक अहम हिस्सा है, लेकिन सोसाइटी में और भी कई मसले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सियासत से ऊपर समाज होता है, सियासत से ऊपर समाज होता है, लेकिन सियासत और समाज इंतजार कर सकती हैं, लेकिन विकास इंतजार नहीं कर सकता। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में संबोधित किया तो उन सारे लोगों को संदेश दिया जिनके लिए राजनीति देश से ऊपर है। मतलब एक तरीके से प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि सियासत से बड़ा देश, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन उनको समझने के लिए, उसको जानने के लिए आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुई कुछ घटनाओं को जान लेना चाहिए, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री ने ये बातें कही हैं तो उनके पीछे कुछ सोच है, कोई वजह है। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र शर्जील उस्मानी ने सुप्रीम कोर्ट और देश के संविधान के खिलाफ जाकर राम मंदिर तोड़ने की धमकी दी थी। सितंबर 2020 पूर्व छात्र शर्जील उस्मानी की राम मंदिर तोड़ने की धमकी। इसके अलावा देशद्रोह के आरोपी शर्जील इमाम के समर्थन में कैंपस में नारेबाजी। शर्जील इमाम, आप जानते हैं ना, चिकन नेक काटने की धमकी दी थी भारत की। देशद्रोह के आरोपी शर्जील इमाम का देश विरोधी भाषण जनवरी 2020 में। इसके अलावा कश्मीर, केरल, असम की आजादी के नारे लगे जनवरी 2020 एएमयू। 12 छात्रों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। देशद्रोह की एफआईआर हुई फिर फरवरी 2019। इसके अलावा आप हैरान हो जाएंगे, आतंकवादी मन्नान वानी के लिए कैनेडी हॉल में शोक सभा, एएमयू में आतंकवादी के लिए शोक सभा अक्टूबर 2018। लाइब्रेरी में भारत के विलन जिन्ना की तस्वीर पर भी विवाद। वो तो आप जानते ही हैं, जिन्ना का स्वागत था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऐतराज था। हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन। तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से, हम करे राष्ट्र आराधन। जब बात राष्ट्रीय लक्ष्यों के प्राप्ति की हो तो हर भेद किनारे रख देना चाहिए। करे राष्ट्र आराधन। पॉलिटिक्स इंतजार कर सकती है, सोसाइटी इंतजार कर सकती है, देश का डेवलपमेंट का इंतजार नहीं कर सकती। एएमयू कैंपस अपने आप में एक शहर की तरह है। लाखों स्टूडेंट्स के बीच एक मिनी इंडिया भी नजर आता। हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन। आज ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एएमयू को देशहित मंत्र था। एएमयू के 100 साल पूरे होने के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री ने एएमयू को नए भारत, आत्मनिर्भर भारत और धर्मनिरपेक्ष भारत का पाठ पढ़ाया। मोदी ने कहा कि हर देशवासी के लिए सबसे पहले देश और देशहित है। आपको हर पल देश के लिए सोचना है, अपने हर फैसले में देश हित सोचना है। आपका हर निर्णय देश हित को आधार बनाते हुए ही होना चाहिए। आज नरेंद्र मोदी का एएमयू को राष्ट्रवाद वाला पाठ
उन लोगों के लिए था जो उन्हें कल विरोध के लिए काले झंडे दिखाने की तैयारी कर रहे थे। ये पाठ उन लोगों के लिए था जो एएमयू में अखंड भारत के बंटवारे के जिम्मेदार जिन्ना को अपना नायक मानते हैं और धर्म उनके लिए देश से पहले है। मतभेदों के नाम पर बहुत वक्त पहले ही जाया हो चुका है। अब वक्त नहीं गंवाना है। सभी को एक लक्ष्य के साथ मिलकर नया भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। एएमयू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के वक्त जी न्यूज भी एएमयू कैंपस में था। कैंपस के अंदर जी मीडिया संवाददाता अमित प्रकाश थे और कैंपस के बाहर जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी थे। सुनिए कैंपस के अंदर और कैंपस के बाहर छात्र छात्राओं ने पीएम के संबोधन को लेकर जी न्यूज से क्या कहा। उनकी काफ़ी बातें अच्छी लगी हमें, जो कि थोड़ी सी इमेज बीच में थोड़ी धुलमिल हुई थी, तो मोदी जी ने आज काफ़ी ये बातें क्लियर कर दी हमारे लिए। काफ़ी अच्छा लगा। जैसे उन्होंने जो मिनी इंडिया की बात कही, जो लोगों के जहन में गलत बातें फैला दी गई हैं आजकल, उन्होंने उन सबको क्लैरिफाई कर दिया। आज लोगों को सबको यकीन आ जाना चाहिए। जब हमारे पीएम मोदी कह रहे हैं तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए। कि पीएम मोदी ने जो है सर सैयद अहमद खान ने इसके ऊपर जो है बहुत जोर दिया है कि हमारी जो कौम है इसको आगे बढ़ाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो यही मुझे बहुत अच्छा लगा। एएमयू के किसी कार्यक्रम में पहली बार शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान और महिलाओं के विकास के संबंध में समझाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान शुरू होने के बाद मुस्लिम महिलाओं के पढ़ाई छोड़ने की दर में कमी आई है। पहले ये दर 70% थी, लेकिन अब मुस्लिम महिलाओं की पढ़ाई छोड़ने की दर 30% रह गई है। स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ, गांव-गांव शौचालय बने। सरकार ने स्कूल जाने वाली गर्ल्स स्टूडेंट के लिए मिशन मोड पे अलग शौचालय बनवाए। आज देश के सामने क्या स्थिति है? पहले मुस्लिम बेटियों का जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट 70% से ज्यादा था, वो अब घटकर करीब 30% रह गया। प्रधानमंत्री ने आज एएमयू को याद दिलाया कि धर्मनिरपेक्षता ही उसकी असल पहचान है। इसलिए एएमयू में उर्दू भी पढ़ाई जाती है और हिंदी भी, फारसी है तो संस्कृत भी। यहाँ की ऐतिहासिक और विशाल लाइब्रेरी में कुरान भी है तो गीता और रामायण भी। यानी एएमयू का स्वरूप मिनी इंडिया का है। कि एएमयू कैंपस अपने आप में एक शहर की तरह है। लाखों स्टूडेंट्स के बीच एक मिनी इंडिया भी नजर आता है। मुझे पीएम की सबसे अच्छी बात लगी यहाँ पे कि उन्होंने हमारे एएमयू कैंपस को एक मिनी इंडिया मॉडल बताया कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखा जा सकता है। आज पीएम ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को याद दिलाया कि उसकी पहचान मुस्लिम नहीं, भारतीय है। वो जूनियर जिन्ना एएमयू की पहचान नहीं है, जो यूनिवर्सिटी को जिन्ना वाली सोच से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यही सोच है जिसकी वजह से कभी कैंपस में आतंकी मन्नान बानी के लिए फातिहे पढ़े जाते हैं, कभी यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर का समर्थन होता है और कभी यूनिवर्सिटी में पढ़े छात्र संविधान और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ राम मंदिर तोड़ने की धमकी देते हैं, तो कभी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुस्लिमों को भड़काते हैं। बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं था, ताला तोड़ना गलत था, मंदिर मस्जिद गिराना गलत था, और फिर बोलती है कि यहाँ पे मंदिर बनेगा। तो हमको सुप्रीम कोर्ट से ना कोई उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एएमयू को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अलीगढ़ राष्ट्रवादी यूनिवर्सिटी के प्रारंभ की प्रेरणा दी और बताया कि एएमयू को नए भारत की सोच की ओर आगे बढ़ना होगा और यूनिवर्सिटी की छवि में बसे जिन्ना और जिन्ना प्रेमियों से पीछा छुड़ाना होगा। अलीगढ़ से रवि त्रिपाठी और अमित प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हाँ, राष्ट्रवादी मुस्लिम विश्वविद्यालय कहिए। अब आपको जानना चाहिए कि एएमयू ने दुनिया को दरअसल दिया क्या है। देखिए, खान अब्दुल गफार खान सीमान गांधी, वो इसके अलावा मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद आमीन दीदी, मतलब दुनिया भर में फैले हैं, जो एएमयू के पास आउट है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री एएमयू से पढ़े हैं, मोहम्मद मंसूर अली। इसके अलावा फजल इलाही चौधरी, पाकिस्तान के 5वें राष्ट्रपति, एएमयू पास आउट। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ख्वाजा निजामुद्दीन, वो एएमयू के एलुमनाई हैं। एएमयू ने दुनिया को क्या दिया, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। हमारी अगली खबर अलीगढ़ से 90 किलोमीटर दूर आगरा की है। आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर आज एक सुबह बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। कार और कंटेनर की जबरदस्त टक्कर हुई। उसके पल भर में कार परिवार
सब खत्म हो गया। सड़क पर एक गलती कैसे चंद सेकंड में सब कुछ छीन सकती है, यह आपको आज देशहित में इसलिए देखना चाहिए ताकि आप सड़क पर गाड़ी चलाते समय ऐसी गलती ना दोहराएं। बहुत ध्यान से देखिएगा। काश कि इस तस्वीर में खबर सिर्फ इतनी सी होती कि आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक कार में आग लग गई। काश इस तस्वीर का सच सिर्फ इतना ही होता जितना आपको दिख रहा है। काश कि मैं आपसे यह कह पाता कि इस तस्वीर में सिर्फ एक कार चल रही है, लेकिन इस तस्वीर में सिर्फ कार नहीं चल रही, एक परिवार चल रहा है। यह आज की सबसे दर्दनाक खबर है, लेकिन इस खबर में हम सबके लिए एक सबक है। लेकिन सबक से पहले पूरा सच जानिए। यूपी पुलिस के मुताबिक यह हादसा सुबह 4:30 बजे आगरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ। पेशे से पत्रकार मुरली मनोहर अपनी पत्नी सीमा देवी का इलाज कराने कार से दिल्ली जा रहे थे। आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर उनकी लखनऊ नंबर की कार एक कंटेनर से टकरा गई। नागालैंड नंबर वाला कंटेनर आगे जा रहा था और अनियंत्रित कार ने पीछे से टक्कर मारी। कहा जा रहा है कि कार कंटेनर के फ्यूल टैंकर से टकराई, जिससे विस्फोट हुआ और कार में आग लग गई। कार में उस वक्त 5 लोग थे। मुरली मनोहर, उनकी पत्नी सीमा देवी, मुरली मनोहर की सास श्रीमती सिरताज, मुरली मनोहर की चचेरी बहन मंजू देवी और गाड़ी का ड्राइवर संदीप। इनमें से मंजू देवी अमेठी की रहने वाली थी और संदीप उन्नाव का रहने वाला था। बाकी तीनों लोग लखनऊ के थे। इनमें से कोई जिंदा नहीं बचा। ऐसा नहीं था कि इन्होंने जान बचाने की कोशिश नहीं की होगी, लेकिन कार लॉक होने की वजह से ये चाहकर भी कुछ नहीं कर सके। फायर ब्रिगेड की टीम जब तक पहुंचती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे पे दिल्ली जाने की साइड में एक कंटेनर को एक स्विफ्ट गाड़ी जो यूपी 32 की है लखनऊ की, उसने पीछे से टक्कर मारी है और उसके कारण जो है स्विफ्ट गाड़ी में आग लग गई थी। आग लग जाने के कारण जो है उसमें करीब 5 लोगों की डेथ हो गई है। कंटेनर का ड्राइवर मौके से भाग गया, लेकिन कंटेनर को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। यह है कंटेनर के पीछे का हिस्सा जिससे कार टकराई थी। जी मीडिया रिपोर्टर शोभित चतुर्वेदी ने पुलिस से बात की तो उन्हें पता चला कि यह हादसा ओवरटेकिंग की वजह से हुआ। कार तेज रफ्तार में थी और ड्राइवर गाड़ी को कंटेनर से आगे बढ़ाना चाहता था। इसी कोशिश में कार अनियंत्रित हुई और इतना बड़ा हादसा हो गया। इस खबर में हर वाहन चालकों के लिए सबक ये है कि कुछ भी हो, तेज रफ्तार और ओवरटेक से बचिए। यातायात नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि जान है तो जहान है। शोभित चतुर्वेदी, जी मीडिया, आगरा। खबर दिखाने का मकसद आपको डराना नहीं बल्कि आपको सिर्फ आगाह करना था। देशहित दृष्टिकोण भी है कि चाहे कुछ भी हो, ट्रैफिक रूल्स का, यातायात नियमों का पालन कीजिए, वॉयलेशन बिल्कुल मत कीजिए। इससे आप भी सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा और आपकी वजह से दूसरे भी सुरक्षित रहेंगे। और हाँ, गाड़ी लेते वक्त चमक धमक मत देखिए, बल्कि वो देखिए साथ में, लेकिन सुरक्षा कवच की सिक्योरिटी फीचर्स कितने हैं गाड़ी के अंदर, वो जरूर ध्यान दीजिए। देशहित में ये आपको बताना बहुत जरूरी था। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको घाटी में बदलाव की ऐसी पिक्चर दिखाना चाहते हैं जिसे देखकर आप ये समझ सकेंगे कि कश्मीर ने दरअसल आज अपने नए रास्ते को कैसे चुना है। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद यानी कि डीडीसी के चुनाव में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट।
हालांकि लार्जेस्ट अलायंस जो है वो गुपकार है। 280 सीटों में अब तक के परिणाम और रुझान के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी 70 सीटों पर जीत दर्ज करती दिख रही है और गुपकार गठबंधन 115 सीटों पर। यही नहीं, पहली बार कश्मीर में कमल खिला है। कश्मीर में बीजेपी को 3 सीटें मिली हैं। पहली बार है कि कश्मीर में कमल खिला है। ये भी गजब का संयोग है। इसको आप ध्यान से देखिए कि आज ही के दिन लश्कर तैयबा के 2 आतंकवादियों ने सरेंडर किया है। मतलब आतंक पर जीत की ये 2 तस्वीरें, एक तो आतंक पर बैलेट से जीत या बैलेट का वार आतंक पर, और दूसरी तस्वीर आज ये संयोग कि आतंकवादियों ने भी आज सरेंडर कर दिया। कुलगाम में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने इन आतंकवादियों से सरेंडर करने को कहा, उनके परिवार को बुलाया, परिवार ने भी अपील की, जिसके बाद दोनों आतंकवादियों ने सरेंडर कर दिया। दोनों तस्वीरें आज लोकतंत्र की जीत की और आतंक की हार की। कश्मीर में पहली बार कमल के खिलने की खुशी मनाती बीजेपी हो या जम्मू कश्मीर में बुलेट पर बैलेट की जीत का जश्न हो, ये सभी तस्वीरें ऐतिहासिक हैं। लेकिन घाटी में बदलाव के सबसे बड़े सबूत हैं ये 2 चेहरे, जिन्होंने आतंकवाद का रास्ता छोड़कर अब लोकतंत्र का रास्ता चुना है। अब अगले 40 सेकंड तक मैं नहीं बोलूंगा, सिर्फ ये दोनों आतंकवादी बोलेंगे जिन्होंने सरेंडर किया है। आज हम दादरीपुरा के एरिया में फंस गए, जिसके दौरान पुलिस और फौज ने हमको सरेंडर करने का मौका दिया और हमारे घर वालों को भी बुलाया गया और हमने सरेंडर किया। हमने हथियार फेंक दिए। इसके बाद मैं अपने भाइयों से बस यही अपील करता हूँ कि वो ये गलत रास्ता छोड़ दे, क्योंकि इसमें बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं भी अपने भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि हमने सिलेंडर किया है, अभी हमने दादरीपुरा में सिलेंडर किया। देखो हम कैसे यहाँ पे मतलब अच्छी तरह से रखा है इन लोगों ने हमें यहाँ पे। तो हम भी आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप लोग वापस आ जाइए, इस मतलब रास्ते से वापस आ जाइए। ये गलत रास्ता है। ये दोनों हाफिज सईद के आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़े थे। इन दोनों आतंकवादियों को ये बात समझ में आ गई कि आतंकवाद का रास्ता गलत रास्ता है। इसलिए दोनों आतंकवादी सरेंडर करने के बाद कश्मीर के उन युवाओं से भी घर वापसी की अपील कर रहे हैं जिन्हें जिहाद के नाम पर आतंकवाद के जाल में फंसाया गया। अब सवाल है, कश्मीर के ये दोनों युवक कैसे आतंकवादी बन गए? तो इसका जवाब इंडियन आर्मी के इस ट्वीट में है। सरेंडर करने वाले 2 आतंकवादियों में पहला आतंकवादी BA फाइनल ईयर का छात्र था और वो मौलवी बनने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ गया था। सितंबर 2019 में वो वापस आजमगढ़ से कश्मीर लौटा। उसे खालिद नाम के आदमी ने आतंकवादी संगठन में शामिल कराया। यारीपुरा में इसकी मुलाकात पाकिस्तान के आतंकवादी से हुई और उसके बाद ये पाकिस्तान के हैंडलर के संपर्क में था। जबकि सरेंडर करने वाला दूसरा आतंकवादी मनोविज्ञान का छात्र था और कुलगाम के सरकारी कॉलेज में BA फाइनल ईयर में पढ़ता था। यानी सरेंडर करने वाले आतंकवादी का तार उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से जुड़ा है। और आपने ध्यान दिया होगा कि इस ट्वीट में खालिद नाम के शख्स का जिक्र है और लश्कर के इस आतंकवादी ने भी खालिद का जिक्र किया था और उससे कश्मीर के लोगों को सावधान किया था। जितने भी इनके जो कमांडर है वो सब गलत है। अब्बास शेख भी और जो क्या नाम है उसमें खालिद, वो सब गलत है। उस लड़कों को बहकावे में लाकर उनको एक्टिव कराता है, फिर उसके बाद उनको मरवाता है। और जितने भी ये पाकिस्तानी है सब बकवास है। सब लड़कों को बहकावे में लाते हैं और सब इनके साथ ही गेम खेला जाता है। ये सही रास्ता नहीं है। ये लोग हमें निकलवाते हैं घर से, फिर मरवाते हैं बीच रास्ते में ही। तो मैं अपील करता हूँ लोगों से कि वो वापस आ जाए सब लोग। इस वक्त हम दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और आज हम आपको प्रोजेक्ट संजीवनी यानी कोविड वैक्सीन के वितरण के बारे में बताएंगे कि भारत में कोविड वैक्सीन अगर बनकर तैयार होती है तो उसे देश भर में कैसे पहुंचाया जाएगा। इसमें एयरपोर्ट्स की भूमिका सबसे ज़्यादा होगी देश के कोने कोने तक कोविड की वैक्सीन को पहुंचाने के लिए।
प्रोजेक्ट संजीवनी, यानी वो मिशन जिसके तहत दिल्ली एयरपोर्ट से कोरोना की वैक्सीन सीधे आप तक पहुंचेगी। आप टीवी पर पहली बार वैक्सीन के वितरण की ये बड़ी तैयारी एक्सक्लूसिव देखेंगे। इसे आप इस तरह से समझिए कि जैसे आपका विमान एयरपोर्ट पर लैंड करता है और उसके बाद आपको एयरपोर्ट लाउंज तक पहुंचाने के लिए रनवे पर ही एक बस मौजूद होती है। ठीक उसी तरह से कोरोना की वैक्सीन को IGI एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल पर बने स्टोरेज रूम तक पहुंचाने के लिए क्रमबद्ध व्यवस्था की गई है। इसके लिए ट्रकों के अलावा कूल डाली का इस्तेमाल भी किया जाएगा। यही है वो कूल डाली जो रनवे पर पहले से मौजूद रहेगी और इसी वाहन के जरिए रनवे से स्टोरेज रूम तक वैक्सीन को पहुंचाया जाएगा। खास बात यह है कि इस कूल डाली में तापमान को मेंटेन करने की व्यवस्था भी होगी। ये है कूल डॉली, जिसका इस्तेमाल ये है कि अगर कोविड वैक्सीन एयरक्राफ्ट से यानी रनवे से लेकर स्टोरेज रूम तक लेकर जाना है तो तापमान को मेंटेन किया जा सके। कई बार जो रनवे का तापमान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है जहाँ पर एयरक्राफ्ट लैंड होते हैं या टेक ऑफ होते हैं, तो वहाँ से कोविड वैक्सीन के हिसाब से तापमान को बरकरार रखने के लिए कूल डॉली का इस्तेमाल किया जाएगा और ये जो कंटेनर आएंगे उनके हिसाब से ये तापमान को मैनेज करेंगे और वहाँ से ये इन्हें यहाँ स्टोरेज रूम तक लेकर आएंगे जो कि यहाँ पर कार्गो टर्मिनल पर बनाया गया है। तो कूल डॉली का इस्तेमाल भी कोविड वैक्सीन के इस पूरे प्रक्रिया में किया जाएगा। कूल डाली के बाद का चरण क्या है, इसे आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे एयरपोर्ट पर आपके बैग की चेकिंग होती है तो उसे रोलर पर रखा जाता है, फिर उसकी स्क्रीनिंग होती है। ठीक उसी तरह से वैक्सीन के लिए भी रोलर बेड का इस्तेमाल होगा। हालांकि यहाँ स्क्रीनिंग जैसा कुछ नहीं होगा, बल्कि कूल डाली से जब वैक्सीन को कंटेनर में लोड किया जाएगा तब इसी भारी भरकम कंटेनर को इसी रोलर बेड के जरिए स्टोरेज रूम तक पहुँचाया जाएगा। कूल डॉली या एयरक्राफ्ट से कोविड वैक्सीन को अनलोड करने के बाद रोलर बेड के माध्यम से उन्हें एक स्टोरेज रूम तक पहुंचाया जाएगा। ये कुछ रोलर बेड यहाँ पर जो कार्गो टर्मिनल हैं उसमें तैयार किए गए हैं, जो कि आमतौर पर भी किसी भी सामान को कार्गो में इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। उसी तरह से कोविड वैक्सीन के लिए एक डेडिकेटेड यहाँ पर रोलर बेड तैयार किया गया है जो कि कोविड के जब कंटेनर यहाँ पहुँचेंगे उनके मूवमेंट में आसानी हो, इसके लिए ये रोलर बेड यहाँ पर तैयार किए गए, डेडिकेटेड सिर्फ कोविड की वैक्सीन के कंटेनर के लिए। अब बारी है स्टोरेज रूम की। IGI एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल से प्रोजेक्ट संजीवनी की हर तस्वीर, हर जानकारी आप तक जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे ने पहुंचाई है और उनके साथ जी न्यूज की टीम ने इसके बाद स्टोरेज रूम की ओर रुख किया। कार्गो टर्मिनल पर यही है वो स्टोरेज रूम जहां कोरोना की वैक्सीन को रखा जाएगा। इस चैम्बर में -4 डिग्री से लेकर -20 डिग्री तापमान तक वैक्सीन रखने की व्यवस्था है। अमी जॉन, ये किस तरह के कंटेनर हैं और कैसे यहाँ पर टेम्परेचर को? These are cooling container. In between we can maintain the temperature from -2 to +degree तक। जी न्यूज की टीम ने भी इस स्टोरेज रूम में जमा देने वाली सर्दी को महसूस किया। अंदर आकर देखें कि ये देखें, ये -4 डिग्री सेल्सियस तापमान का स्टोरेज रूम है कोविड वैक्सीन के लिए। काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर ठंडक महसूस होगी, लेकिन -4 से -20 तक का तापमान इस रूम में रखा जा सकता है कोविड-19 के वैक्सीन के स्टोरेज के लिए। और इस वक्त यहाँ पर ज़्यादा देर खड़े रहना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि हमारे हाथ भी आपको थोड़े कांपते हुए दिखाई पड़ेंगे। बहुत ज़्यादा ठंडा तापमान यहाँ पर है और ये तापमान आपको दिखाता है कि जो भी ज़रूरत होगी कोविड वैक्सीन के स्टोरेज के लिए उसकी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। कोरोना की वैक्सीन विमान से उतरकर दिल्ली एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल पर बने स्टोरेज रूम तक तो पहुंच गई। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि इसके बाद क्या होगा, यहां से ये वैक्सीन आप तक कैसे पहुंचेगी? तो जी न्यूज की दूसरी ग्राउंड रिपोर्ट आपको आपके सवालों का जवाब देगी। विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। कहते हैं कि सफलता के लिए एक एक सीढ़ी को चढ़ना जरूरी है। कोरोना की वैक्सीन पर भी यही फॉर्मूला लागू होता है।
वैक्सीन को पहले मंजूरी मिलेगी और इसके बाद वैक्सीन को लेबोरेटरी से दिल्ली एयरपोर्ट के स्टोरेज रूम तक पहुंचा दिया जाएगा। ऑपरेशन संजीवनी में यहां तक कि हर तस्वीर हमने आपको दिखाई, हर एक प्रक्रिया हमने आपको समझाई। अब हम आपको दिखाते हैं स्टोरेज रूम से ये वैक्सीन अलग अलग शहरों में कैसे जाएगी। मान लीजिए आप लखनऊ में रहते हैं या फिर आप पटना में रहते हैं, तो दिल्ली से ये वैक्सीन आपके शहर तक कैसे पहुंचेगी, आपका सवाल होगा। इस जानकारी के लिए दिल्ली एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल से जी न्यूज की ये एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल से कोविड वैक्सीन का ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा। कार्गो के 2 टर्मिनल हैं और दोनों को कोविड वैक्सीन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हम आपको सीधे कार्गो टर्मिनल पर कोरोना वैक्सीन के लिए बनाए गए एक और स्टोरेज रूम में लेकर चलते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि फाइजर वैक्सीन को स्टोर करने के लिए -70 डिग्री तापमान की जरूरत होती है, लेकिन अन्य वैक्सीन के लिए -20 से -25 डिग्री तापमान की आवश्यकता है। और कार्गो टर्मिनल पर बने इस स्टोरेज रूम का टेम्परेचर भी इसी बात को ध्यान में रखकर सेट किया गया है। यहाँ पर -20 से लेकर +25 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान कार्गो टर्मिनल पर रखा गया है, खास तौर पर कोविड वैक्सीन को देखते हुए। हालांकि इसमें कम और ज़्यादा करने की संभावना एयरपोर्ट के पास मौजूद रहेगी। और यहाँ पर आप देखिए, ये फ्रीजिंग टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस का है कोविड वैक्सीन को। ये स्टोरेज है, उसका गेट यहाँ पर जो रखा गया है, इस गेट नंबर 17 के बीच में कार्गो टर्मिनल में यहाँ पर वैक्सीन को स्टोर किया जाएगा। और ये -20 डिग्री का तापमान यहाँ पर है और ये पूरा गेट है। और ये अंदर जो स्टोरेज आप देख रहे हैं कोविड वैक्सीन को स्टोर करने के लिए विशेष तौर पर यहाँ बनाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टोरेज रूम से वैक्सीन बाहर कैसे जाएगी, तो इसके लिए कुछ इस तरह के कंटेनर का इस्तेमाल किया जाएगा। ये कंटेनर तापमान को नियंत्रित करने वाले होंगे और इस कंटेनर के जरिए ही वैक्सीन हवाई पट्टी पर पहुंचाई जाएगी। इस कंटेनर का इस्तेमाल सिर्फ वैक्सीन के एक्सपोर्ट के लिए ही नहीं होगा, बल्कि बाहर से आने वाली वैक्सीन को इसी कंटेनर के जरिए स्टोरेज रूम तक भी पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा अगर हम आपको एक दूसरी तस्वीर इधर की दिखाएं तो ये पूरा इस तरह का कंटेनर आएगा, यहाँ से सीधे एयर स्ट्रिप पर जाएगा और इसके साथ ही साथ इसमें वैक्सीन को रखा जाएगा। मिनिमम वेटिंग टाइम रखा जाएगा ताकि काफ़ी समय तक यहाँ इंतज़ार ना करना पड़े, चाहे वो इंपोर्ट हो वैक्सीन का या एक्सपोर्ट हो दिल्ली एयरपोर्ट से। कंटेनर में वैक्सीन को रखा जाना अंतिम प्रक्रिया नहीं होगी, बीच में एक अहम पड़ाव और होगा। इसे समझने के लिए आपको कार्गो टर्मिनल पर बने इस एरिया को देखना होगा। यह है कोविड-19 एक्सेप्टेंस एरिया। इसकी चर्चा आगे करेंगे। उससे पहले जान लीजिए कि इसी के अंदर है ट्रक डॉक, जो कि तापमान पर आधारित है, यानी वैक्सीन से लोडेड जो ट्रक आएंगे यहां से उन्हें बाहर भी भेजा जाएगा और जिस वैक्सीन को दिल्ली में रोकना होगा उसके लिए भी इसी ट्रक डॉक का इस्तेमाल होगा। तस्वीरों में आप देखिए ये ट्रक डॉक है। इधर जैसे कि आप देखेंगे ये ट्रक डॉक है और ट्रक डॉक के साथ में यहाँ पर कोई भी ट्रक आकर सीधे यहाँ लग जाएगा और यहाँ से उसका जो भी सामान उसमें रहता है, अगर हम कोविड वैक्सीन के संदर्भ में बात करें तो कोविड वैक्सीन को यहाँ से एक्सेप्ट किया जाता है और सीधे उसके बाद ट्रांसपोर्ट किया जाएगा जहाज के माध्यम से अन्य हिस्सों में देश के। अब आपको एक्सेप्टेंस एरिया की ओर लेकर चलते हैं। वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन में इसका भी अपना एक अहम रोल है। ये एक डेडिकेटेड काउंटर यहाँ पर बनाया गया है इस कार्गो टर्मिनल में, जिसे आप देख रहे हैं नाम दिया गया कोविड-19 वैक्सीन एक्सेप्टेंस एरिया। यानी कि इस काउंटर पर जो भी कोविड की वैक्सीन आएगी उसे स्टोर करने के लिए रखा जाएगा। यहाँ पर बाकायदा जो एयरपोर्ट के कर्मचारी हैं वो मौजूद रहेंगे, कार्गो के जो कर्मचारी हैं वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जिस तरह से सरकार कहेगी उस तरह से यहाँ से वैक्सीन को मूव कराया जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि ऑपरेशन संजीवनी इसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर पूरी हो जाएगी। इसके बाद बारी होगी आपके शहर तक वैक्सीन के पहुंचने की और फिर शुरू होगा वैक्सीनेशन का काम। विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली।
दिल्ली से अलग अलग शहरों में वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक तो ये प्रक्रिया है जो हमने आपको हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दिखाई, लेकिन इसके अलावा ऑपरेशन संजीवनी को सफल बनाने के लिए एक खास तरह की ग्रीन चैनल की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अब सवाल ये कि ग्रीन चैनल क्या है, इससे समय की बचत कैसे होती है और इस ग्रीन चैनल के माध्यम से वैक्सीन आप तक पहुँचाना कितना आसान हो पाएगा, आपको अब ये सारी जानकारी हमारी इस रिपोर्ट के माध्यम से देते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने देश को जानकारी दी है कि जनवरी के किसी भी हफ्ते में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर तैयारियां बड़े स्तर पर चल रही हैं। ऑपरेशन संजीवनी के लिए एक तो तरीका ये अपनाया जाएगा कि बाहर से आई किसी भी वैक्सीन को विमान से उतारकर सीधे स्टोरेज रूम तक लेकर जाया जाए, और दूसरा तरीका ये होगा कि वैक्सीन आप तक जल्द पहुंचाने के लिए ग्रीन चैनल का इस्तेमाल हो। जी हाँ, ग्रीन चैनल, जिसे IGI एयरपोर्ट के इसी कार्गो टर्मिनल पर खास तौर से बनाया गया है। कोविड वैक्सीन को लेकर तैयारियां बड़े स्तर पर चल रही है और इस वक्त मैं दिल्ली एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल पर मौजूद हूं और यहां पर आप देखिए कुछ इस तरह की फ्लाइट्स यानी एयरक्राफ्ट यहां पर आएंगे जो कि कोविड वैक्सीन को लेकर आएंगे। उन्हें अनलोड किया जाएगा और उसके बाद उन्हें कंटेनर से सीधे ग्रीन चैनल के माध्यम से 40 मिनट के अंदर ट्रक पर लोड करके दिल्ली से देश के अलग अलग हिस्सों में एक साथ भेजा जाएगा। ये पूरा आप देख सकते हैं कंटेनर यहाँ पर मौजूद हैं और इसी तरह से जब फ्लाइट से उनको लोड और अनलोड किया जाएगा तो यहाँ पर 3 डेडिकेटेड फ्रेट जोन बनाए गए हैं कोविड के वैक्सीन के लिए और कुछ इसी तरह के कंटेनर में लोड और अनलोड किया जाएगा। सुना आपने, सिर्फ 40 मिनट के अंदर ग्रीन चैनल के माध्यम से वैक्सीन को ट्रक पर लोड किया जाएगा। लेकिन कार्गो टर्मिनल पर ये ग्रीन चैनल है कहाँ? तो हमारे साथ चलिए, टर्मिनल के इस एरिया में यही है ग्रीन चैनल, जिसका इस्तेमाल बिना किसी बाधा के रनवे पर खड़े विमान तक पहुंचने के लिए किया जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर कोविड वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक विशेष ग्रीन चैनल तैयार किया गया है। ये ग्रीन चैनल है और यहाँ से कोविड वैक्सीन को महज 40 मिनट के अंदर एयरक्राफ्ट से ट्रक तक पहुँचाने की व्यवस्था की गई है। यानी एयरक्राफ्ट जब यहाँ पर लैंड होता है उसमें से कोविड वैक्सीन को ट्रक में लोड करने का जो समय होगा वो 40 मिनट होगा। एयरक्राफ्ट से ट्रक में जब वैक्सीन को लोड कर दिया जाएगा वो वहाँ से देश के किसी भी कोने में या दिल्ली में जहाँ भी भेजना है वहाँ पर लेकर जाएंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.